दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल गोस्ट टॉक में। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की। रानी खेत की रातें हमेशा से ही कुछ ज्यादा ठंडी रही थीं। वो अजीब तरह की ठंड जो सिर्फ आपकी त्वचा पर नहीं बल्कि आपकी हड्डियों तक उतर जाती है, चाहे आप ऊनी कपड़ों में कितने ही लिपटे क्यों ना हों। मैं पिछले 12 सालों से एम्बुलेंस ड्राइवर था। इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा था। भयानक सड़क हादसे, लहूलुहान शरीर, अंतिम सांसों के लिए जूझते लोग। लेकिन जो उस रात हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उस रात मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी। मैं सरकारी अस्पताल के बाहर अपनी एम्बुलेंस में बैठा था, हाथ में गुनगुनी चाय का कप जिसकी भाप सर्द हवा में घुल रही थी। मेरा साथी रवि पैसेंजर सीट पर ऊँग रहा था। उसकी सांसों की गर्माहट से खिड़की पर हल्की धुंध जम गई थी। तभी अचानक हमारे रेडियो में खड़खड़ाहट हुई और एक कर्कश आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। भूल भुलैया रोड से इमरजेंसी कॉल, वाहन दुर्घटनाग्रस्त, संभावित घायल, ओवर। मैं चौंक गया। भूल भुलैया रोड, वो घने देवदार के जंगलों के बीच से गुजरने वाला एक पुराना वीरान रास्ता जिसे लोग सालों से इस्तेमाल नहीं करते थे। वहां कोई क्यों जाएगा? मैंने तुरंत रेडियो उठाया, कॉपी किया। हम रास्ते में हैं, ओवर। रवि ने करवट बदली और कराहते हुए बोला, भाई ये रात के टाइम कहां बुला रहे हैं? मैंने बिना कुछ बोले इंजन स्टार्ट कर दिया। एम्बुलेंस की गड़गड़ाहट अस्पताल के सुनसान अहाते में गूंज उठी। मन में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ गलत होने वाला था। हम भूल भुलैया रोड की ओर बढ़े। अस्पताल से वहां तक पहुंचने में 20 मिनट लगते थे। रास्ते के दोनों तरफ घने देवदार के पेड़ खड़े थे जो ठंडी हवा के झोंकों में अजीब तरह से झूम रहे थे। रवि ने पुराना एफएम रेडियो ऑन कर दिया। बीच बीच में स्टैटिक की खड़खड़ाहट होती और फिर कोई पुराना पहाड़ी लोकगीत बजने लगता। तू मान या ना मान, भाई यहां कुछ गड़बड़ जरूर है, रवि बड़बड़ाया, घबराई नजरों से बाहर झांकते हुए। मैंने लंबी सांस ली। बस जल्दी पहुंचो, मरीज को उठाना है और वापस आना है। कुछ देर बाद हम हादसे की जगह पर पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई टूटी फूटी गाड़ी, न कोई जख्मी इंसान, न सड़क पर टायरों के निशान, बस एक अजीब सा सन्नाटा। मैंने टॉर्च उठाई और एम्बुलेंस से बाहर निकला। चारों ओर नजर दौड़ाई। हवा में एक अजीब सा गंध फैला था, जले हुए रबर और किसी सड़ते हुए चीज की मिली जुली बदबू। तभी एम्बुलेंस का रेडियो फिर से खड़खड़ाया। आप आ गए? मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन तभी रवि ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, भाई कोई सामने खड़ा है। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई और फिर मैंने उसे देखा। वो एक सफेद साड़ी पहने औरत थी, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए हमें घूर रही थी। मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसके लंबे बिखरे हुए बाल आधे चेहरे को ढंके हुए थे। हल्की चांदनी उसकी आकृति पर पड़ी, लेकिन वो किसी धुंधले साए जैसी लग रही थी, जैसे उसकी मौजूदगी इस दुनिया से ताल्लुक ही नहीं रखती थी। वो हिली तक नहीं, वो पलक भी नहीं झपका रही थी, बस घूर रही थी। रवि ने मेरी बाजू पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। भाई चलो यहां से। लेकिन मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। मेरा काम जान बचाना था, लोगों से भागना नहीं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मैडम आप ठीक हैं? आपको चोट लगी है? कोई जवाब नहीं। तभी एम्बुलेंस का रेडियो फिर से खड़खड़ाया, लेकिन इस बार आवाज अजीब और टूटी फूटी थी, जैसे कोई पुरानी फटी कैसेट बज रही हो। मुझे घर छोड़ दो। मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। रवि ने मेरे जैकेट को जोर से खींचा। गाड़ी स्टार्ट कर भाई, चल। मैंने हिचकिचाते हुए टॉर्च की रोशनी फिर से उस औरत पर डाली, लेकिन वो वहां नहीं थी, गायब। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने झटपट एम्बुलेंस की ओर दौड़ लगाई। रवि ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया। भाई वहां कोई नहीं था, रवि घबराकर फुसफुसाया। मैंने इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। धड़ाम। पीछे की दरवाजे जोर से झटके के साथ खुल गए। मैंने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा और खून जमाने वाली सच्चाई सामने थी। वो अंदर थी, वही सफेद साड़ी पहने औरत स्ट्रेचर पर बैठी हुई, बिल्कुल शांत, हाथ उसकी गोद में सलीके से रखे हुए थे। आंखें सीधी मुझ पर टिकी हुई।
और फिर वो मुस्कुराई, धीरे धीरे, ठंडी, डरावनी, खौफनाक मुस्कान। रवि चीख पड़ा। मैंने घबरा कर एक्सीलेटर दबाया। एम्बुलेंस आगे झटके से दौड़ पड़ी। सायरन गूंज उठा, लेकिन उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। वो एक मशीन की आवाज नहीं थी, वो एक औरत की चीख थी, जैसे कोई औरत कराह रही हो, जैसे कोई दर्द से तड़प रही हो। मैंने पीछे नहीं देखा, मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मैं बस भागता गया। लेकिन मेरे भीतर एक भयानक एहसास था। वो कहीं नहीं जा रही थी, वो हमारे साथ थी। रास्ता घुमावदार था। देवदार के घने जंगलों के बीच एम्बुलेंस तेजी से दौड़ रही थी। रवि बगल में हाँफ रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। भाई, वो अंदर कैसे आई? उसने कांपती आवाज में पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने दोबारा रियर व्यू मिरर में देखा। वो अभी भी वहां थी, लेकिन अब उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन सायरन की भयानक चीख के कारण मैं कुछ सुन नहीं सका। और फिर सायरन अचानक बंद हो गया। हेडलाइट्स झपझपाई और रास्ता बदल चुका था। सड़क किनारे के लैंप पोस्ट गायब थे, साइनबोर्ड नहीं थे, और सबसे डरावनी बात, अस्पताल कहीं नहीं था। इसके बजाय सामने एक पुरानी टूटी फूटी इमारत खड़ी थी, बिल्कुल वीरान। उसकी दीवारें काई और बेलों से ढकी हुई थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। भाई, ये अस्पताल नहीं है। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। एम्बुलेंस स्क्रर करते हुए रुक गई। तभी रेडियो में फिर से वही आवाज आई, आप आ गए। मैंने धीरे से सिर घुमाया और वो ठीक मेरी सीट के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा बस कुछ इंच की दूरी पर। उसके होंठ फिर से हिले, लेकिन इस बार मैंने उसे साफ साफ सुना। चलिए अंदर, आपको दिखाना है। मेरा खून जम गया। वो कैबिन के अंदर थी, मेरे ठीक पीछे। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी, बर्फ जैसी ठंडी। रवि सुबकने लगा, भाई यहां से निकल। लेकिन मेरे हाथ हिल ही नहीं रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां हड्डियों जैसी ठंडी और पतली थी। डर लग रहा है, उसने धीरे से फुसफुसाया। एक ठंडक मेरे सीने में समा गई। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो आईने में नहीं दिख रही थी, उसकी कोई परछाई नहीं थी। मेरा दम घुटने लगा। आपको दिखाना है, उसने फिर दोहराया। और फिर एम्बुलेंस के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और तभी अंदर से किसी ने पुकारा, एक मासूम आवाज, बाबा। मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। मैं जड़ हो गया, सांसें अटक गईं, क्योंकि ये आवाज मैं जानता था, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। रवि की पकड़ मेरे हाथ पर और मजबूत हो गई। उसकी उंगलियां मेरी चमड़ी में धंस गईं। भाई चल, ये कोई भूत बंगला है। लेकिन मैं हिल भी नहीं सका, क्योंकि वो आवाज, एक बच्चे की मासूम आवाज, मुझे पुकार रही थी, बाबा अंदर आओ। मेरा दिल बैठ गया। मेरा बेटा 3 साल पहले मर चुका था, तो ये कैसे संभव था? मेरी आंखें छलछला उठी, हाथ कांपने लगे। मैं धीरे धीरे एम्बुलेंस के दरवाजे की ओर बढ़ा। मत जा भाई, रवि चीख पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखा, वो पुराने सड़े गले अस्पताल के दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गए। अंदर अंधेरा सांस ले रहा था। कुछ था वहां, कोई मेरा इंतजार कर रहा था। और सबसे भयानक बात, मैं बिना रुके उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल के अंदर की हवा भारी थी, जैसे सालों से बंद किसी तहखाने की घुटन। हर कदम की गूंज अजीब थी, मानो दीवारें खुद मेरे आने की खबर फैला रही हों। पीछे से रवि की कांपती आवाज आई, भाई वापस आ जा। लेकिन मैं अब रुक नहीं सकता था। कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। लंबा सुनसान गलियारा, चारों तरफ जंग लगे आईवी स्टैंड, टूटे फूटे अस्पताल के बेड, दीवारों पर पुराने फटे पोस्टर जिनमें इंसानी शरीर के चित्र थे, अब रंग उड़ चुके थे। और तभी फिर वही आवाज, बाबा। मेरे पैर थम गए। मैंने धीरे से कोने के पीछे झांका और मेरी सांसें थम गईं। एक नन्हा सा साया गलियारे के आखिर में खड़ा था, पीठ मेरी तरफ, पतला सा शरीर, पुराने गंदे अस्पताल के गाउन में, नंगे पैर मिट्टी और धूल से सने हुए। मेरी सांस रुक गई, सीने में दर्द उठने लगा। वो हूबहू मेरे बेटे जैसा दिख रहा था। बाबा आप आ गए। उसका सिर एक अजीब सी दरार के साथ मुड़ा और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं।
मेरा शरीर डर से कांप रहा था। हर एक नस मानो भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मेरा दिल टुकड़ों में बंट रहा था। तू मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अयान, मेरा बेटा उस रात कार एक्सीडेंट में चला गया था। मैं चला रहा था, मेरी गलती थी, और अब वो यहां था। लड़के ने अपना सिर हल्का सा झुका लिया। उसकी मुस्कान अजीब थी, कुछ ज्यादा ही फैली हुई, कुछ ज्यादा ही गलत। आप मुझे छोड़कर चले गए थे बाबा। मेरे गले में जैसे कोई भारी पत्थर अटक गया। नहीं, ये झूठ है। लड़का एक कदम आगे बढ़ा और रोशनी बेतहाशा झपकने लगी। दीवारें धड़कने लगी, जैसे वो जिंदा हों, जैसे उनमें कुछ हिलडुल रहा हो। तभी अस्पताल के सारे दरवाजे एक साथ भीषण आवाज के साथ खुल गए और हर अंधेरे कमरे के अंदर वो खौफनाक साए खड़े थे। दर्जनों पीली खोखली आंखों वाले, खून से सने अस्पताल के गांव पहने हुए, सबके सब मुझे घूर रहे थे। फिर एक धीमी फुसफुसाहट पूरे गलियारे में गूंज उठी। सबने एक साथ कहा, बाबा आप हमसे मिलने आए हो? उनकी आवाजें हर तरफ से मुझे घेरने लगी, गहरी, ठंडी, दम घोंटने वाली। मेरी आंखें धुंधली हो गईं। मैं लड़खड़ाया, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवारें जैसे मुझ पर सिकुड़ रही थीं। ये सच नहीं हो सकता था, ये कभी सच नहीं हो सकता था। फिर मेरे हाथ पर किसी ठंडी चीज की पकड़ महसूस हुई। मैंने सिर घुमाया। सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत मेरे पास खड़ी थी। अब वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ बहुत ज्यादा चौड़ी थी, अस्वाभाविक, डरावनी। यह जगह सिर्फ तुम्हारे लिए खुली है, उसने फुसफुसाया। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। बाहर से रवि की घबराई हुई आवाज आई, भाई वापस आ। लेकिन मैं हिल भी नहीं सका, क्योंकि लड़का जो मेरे बेटे की शक्ल में था अब मेरी तरफ बढ़ रहा था, और उसके पीछे वो सारे मरीज अपने अपने कमरों से बाहर आ रहे थे। उनके मुंह असामान्य रूप से चौड़े हो रहे थे। उनकी खाली अंधेरी आंखें मुझ पर टिकी थीं, और वो सब मुझे बाबा बुला रहे थे। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरी छाती पर रख दिया गया हो। मेरे पैरों में कंपी दौड़ गई। मैं जड़ होकर खड़ा था। दीवारें फुसफुसा रही थीं, गुमशुदा आत्माओं की तरह। बाबा, वो मासूम सी आवाज धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरा दम घुटने लगा, दिल उछलकर गले में आ गया। लड़का जिसने मेरे मर चुके बेटे की शक्ल ले रखी थी, एक और कदम आगे बढ़ा। आप मुझे छोड़कर चले गए थे बाबा। उसकी आंखें पूरी तरह काली, एकदम खाली, बिना किसी जिंदगी के निशान के। मैंने सिर झटका, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवारों से हाथ निकल आए, पीले, सड़े गले, बर्फ जैसे ठंडे। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली, मेरे टखने, मेरा गला, वो मुझे अंदर खींच रहे थे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तड़प कर चीखने लगा, लेकिन उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। सफेद कपड़ों वाली औरत पास खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, डरावनी हद तक शांत। तुम्हें भी यहीं रहना होगा, उसने धीरे से कहा। मेरा दिमाग दहाड़ रहा था, मेरी सांसें जल रही थीं, और फिर सारी दीवारें अचानक से दरारों में बदल गईं, जैसे कोई विशालकाय मुंह खुल गया हो, और अंधेरा मुझ पर टूट पड़ा, और मैं अंधकार में घसीटा गया। चारों तरफ सन्नाटा था, दम घोंट देने वाला, भीषण। मैं गिर रहा था, पर हवा में नहीं। कुछ गाढ़ा था, भारी, जैसे मैं किसी काले अथाह पानी में डूबता जा रहा था। मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा था, फिर भी बंधा हुआ था। वो बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां अभी भी मेरी कलाई और टखनों को जकड़े हुए थीं, खींचती जा रही थीं, गहराई में, अनजाने में। फुसफुसाहट कभी बंद नहीं हुई। बाबा, बाबा, बाबा। अंधेरे में वो आवाजें गूंज रही थीं, धीरे धीरे, तेज, विकृत, अस्वाभाविक। मैंने हवा के लिए हांफते हुए सांस लेने की कोशिश की, पर मेरे फेफड़े हिलने से इनकार कर रहे थे। घबराहट ने मेरे सीने को कसकर जकड़ लिया। फिर नीचे कहीं हल्की सी रोशनी झिलमिलाई, बीमार सी झपकती हुई, जैसे किसी पुराने अस्पताल के बुझते हुए ट्यूबलाइट। और फिर मैं गिरना बंद कर चुका था, जोर से टाइल वाले ठंडे फर्श पर आ गिरा। मेरे घुटनों में झंझनाहट दौड़ गई। मैंने कांपते हाथों से खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, और फिर मेरी रगों में खून जम गया। मैं फिर से एक अस्पताल के गलियारे में था, लेकिन यह वही जगह नहीं थी जहां मैं पहले था। यह जगह उससे भी ज्यादा भयानक थी। दीवारों पर पुराना, खून से सना वॉलपेपर था,
जो जगह जगह से फटा हुआ था। ऊपर झूलती ट्यूब लाइटें एक अजीब हरी झिलमिलाहट फैला रही थीं। हवा में एक सड़ा गला धातु जैसा गंध था और गलियारे के दूसरे छोर पर एक व्हील चेयर खड़ी थी, खाली, स्थिर, लेकिन उसमें कुछ गलत था। फिर फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, धीमी, रेंगती हुई। मैंने धीरे से सिर घुमाया और मेरी सांसें थम गईं। गलियारे के दोनों तरफ बने रोगियों के कमरों की खिड़कियों के पीछे वो खड़े थे, फीके, खोखली आंखों वाले, बिल्कुल चुपचाप मुझे देख रहे थे। फिर अचानक वो सब एक साथ हिले। उनकी हड्डी जैसी उंगलियां शीशे पर धड़ाम से आ गिरी। उनके मुंह असामान्य रूप से चौड़े हो गए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। एक मौन चीख, दीवारें थरथराने लगीं, फर्श में दरारें पड़ गईं और गलियारे के छोर पर रखी व्हील चेयर चलने लगी मेरी तरफ, बिना किसी के धकेले। मैंने एक कदम पीछे लिया, पर मेरी सांसें अटक गईं। व्हील चेयर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी जंग लगी पहिए जमीन पर घिसट रहे थे। कोई उसे चला नहीं रहा था, कोई हवा नहीं थी, कोई बल नहीं। फिर भी वो बढ़ रही थी, जैसे उसमें कुछ अनदेखा बैठा हो। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, धीरे धीरे एक भीषण गूंजते हुए मंत्र में बदलती हुई, और फिर गलियारे की सारी खिड़कियां एक साथ चटक कर टूट गईं। बर्फीली हवा का एक झोंका मेरे पार निकल गया और तब व्हील चेयर ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। फिर कुर्सी जोर से झटकी, जैसे उसमें बैठी चीज अचानक उठ खड़ी हुई हो। मेरे कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। फुसफुसाहट, तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने झटके से सिर घुमाया। कुछ नहीं था, लेकिन दीवारें बदल चुकी थीं। वो फटा पुराना वॉलपेपर अब सूखे खून से सना नहीं था। अब वह ताजा था, गहरा लाल, और उससे अभी भी बूंद बूंद रक्त टपक रहा था। मरीजों के नाम लाल रंग में हर दीवार पर बिखरे हुए थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ ऐसे जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से खोद कर लिखा हो। और फिर सूची के सबसे निचले हिस्से पर मैंने अपना नाम देखा। आरिफ शेख, भर्ती किया गया। एक तीव्र सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। डर नहीं, खौफ, असली, हड्डियों तक उतर जाने वाला खौफ। मैं सिर्फ इस जगह में फंसा नहीं था। मैं मुड़ा, बेताबी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा और उसे देखा। हॉलवे के छोर पर एक नर्स खड़ी थी। उसकी सफेद वर्दी गंदी और मैली थी। सिर पर रखा कैप थोड़ा तिरछा, मानो वह वहीं सालों से खड़ी हो। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा छिपा हुआ। एक हाथ में उसने जंग लगा क्लिपबोर्ड पकड़ा था, दूसरे हाथ में एक लंबा धारदार सर्जिकल चाकू। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने एक कदम पीछे लिया और तभी उसका सिर झटके से ऊपर उठा। उसका चेहरा गलत था। उसके होंठ मोटे काले धागों से सिल दिए गए थे। फिर भी मैंने उसे हंसते सुना, एक गहरी घुटी हुई हंसी, जैसे कोई और अंदर से उसके लिए हंस रहा हो। बत्तियां जोर से झपकने लगीं। उसने एक धीमा झटकेदार कदम मेरी ओर बढ़ाया। उसके चाकू की नोक दीवार पर रगड़ खा रही थी, एक खौफनाक, चीर देने वाली आवाज के साथ। फुसफुसाहटें अचानक एक चीख में बदल गईं और तब मुझे एहसास हुआ वह अकेली नहीं थी। टूटे हुए शीशों से निकलकर कई आकृतियां बाहर आ रही थीं। उनकी खोखली निर्विकार आंखें मुझ पर जमी थीं, मुंह पीड़ा में विकृत थे, और फिर वे सभी मेरी तरफ दौड़ पड़े। मेरे गले में एक चीख अटकी रह गई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। नर्स, जिसकी सिल गई मुस्कान अब भी मौजूद थी, तेजी से मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके हड्डी जैसे पतले हाथों ने जंग लगे चाकू को कसकर पकड़ रखा था। उसके पीछे वे सभी मरीज टूटे शीशों से घिसटते, रेंगते, कांपते हुए मेरी ओर आ रहे थे। मैंने पलटकर भागना शुरू किया। मेरे पैर भारी लग रहे थे, लेकिन डर ने मुझे और तेज धकेल दिया। हॉलवे लंबा होता जा रहा था। बत्तियां झपक रही थीं, परछाइयां अपने आप हिल रही थीं। एक ठंडी हवा गलियारे में गूंज उठी। कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। रुक जाओ, तुम हमारे हो। मैंने अपने कान बंद कर लिए, खुद को न रोकने के लिए मजबूर किया, पर फिर सामने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं ठिठक गया, मेरी सांसें उखड़ गईं, दीवारें सिकुड़ने लगीं, हॉलवे सिमटने लगा, जैसे यह मुझे कुचलने वाला हो। पीछे से सरसराहट की आवाजें, खुरदुरी चीखें, कदमों की गूंज तेज होती जा रही थी। मैंने मुड़कर देखा, नर्स मुझ पर झपटी, चाकू ऊपर उठा हुआ। मैंने खुद को एक तरफ झोंक दिया
और सीधे आधे टूटे सीढ़ी के दरवाजे से टकराया। अचानक नीचे गिरने लगा। ठंडी पत्थर की सीढ़ियों से टकराते ही दर्द की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। हर हड्डी जैसे चटक गई हो। हवा भारी हो गई। सड़ांध और खून की गंध मेरी नाक में भर गई। मैंने कराहते हुए खुद को उठाया और तभी एहसास हुआ कि मैं कहां था। बेसमेंट। यहां अंधेरा था। सिर्फ एक हल्की मध्यम लाल रोशनी दूर कोने से झलक रही थी। मैंने उस रोशनी की ओर देखा और मेरा दिल थम गया। चारों ओर जंग खाई अस्पताल की बेड्स थीं। हर बेड पर खून में सने सफेद चादर में लिपटे हुए शरीर पड़े थे। वे हिल नहीं रहे थे, पर मैं उनकी सांसें सुन सकता था। वे जिंदा थे, या शायद कुछ और। दीवारें पुरानी जली हुई एक्सरे फिल्मों से ढकी थीं। हर तस्वीर में मुड़े तुड़े विकृत कंकाल थे। और फिर छत पर टंगा एक विशाल शीशा पूरे कमरे का अक्स दिखा रहा था, पर उसमें बेड्स पर पड़े हुए शव बैठ चुके थे। उनके सिर मेरी ओर मुड़ चुके थे और वे सभी मुस्कुरा रहे थे। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने एक कदम पीछे लिया। दिल जोर से धड़कने लगा। बेड्स चरमराने लगे। चादरों के नीचे दबे शरीर हिलने लगे। और फिर एक आवाज पूरे बेसमेंट में गूंजी, मरीज आरिफ शेख, इलाज शुरू किया जा रहा है। मैं जम गया। आवाज गहरी थी, टूटी फूटी, जैसे यह खुद दीवारों के भीतर से आ रही हो। फिर बत्तियां भक्क से जल उठी। कमरे के अंत में एक पुरानी ऑपरेटिंग टेबल रखी थी। उसके ठीक नीचे एक फड़फड़ाती हुई सर्जिकल लाइट टंगी थी और टेबल के पास एक डॉक्टर खड़ा था। उसका चेहरा फटा हुआ सर्जिकल मास्क के पीछे छिपा था। आंखें गहरी, खोखली। उसके दस्तानों में एक जंग लगा हड्डी काटने वाला आ रहा था। शीशा फिर से कांपा। उसकी सतह में दरारें फैलने लगी और फिर मैंने उसमें अपना अक्स देखा। मैं ऑपरेटिंग टेबल पर बंधा हुआ था। डॉक्टर मेरे ऊपर झुका था। उसका आरा मेरी छाती की ओर झुक रहा था। और फिर मैंने ठंडे खून से सने कपड़ों को अपनी कलाइयों के चारों ओर कसते हुए महसूस किया। मैंने नीचे देखा और पाया कि चादरें मुझे बेड की तरफ खींच रही थीं। मैंने खून से सनी चादरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे और कस गईं। मुझे घसीटते हुए ऑपरेटिंग टेबल की ओर खींचने लगी। फटे हुए मास्क वाला डॉक्टर चुपचाप देख रहा था। उसकी खोखली आंखें झपकती रोशनी के नीचे अजीब चमक रही थी। छत पर लगे शीशे में मेरा भविष्य दिख रहा था। मैं ऑपरेटिंग टेबल पर पड़ा हुआ और वो जंग लगा आ रहा मेरी छाती पर झुकाए हुए। मैंने और जोर लगाया, अपने नाखून ठंडी फर्श पर घसीटते हुए, लेकिन वो अदृश्य ताकत मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट मेरे कानों में सरसर आई। इलाज अब शुरू होता है। और फिर चादरें झटके से कस गईं। एक झटके में मैं हवा में उछला और सीधे ऑपरेटिंग टेबल पर गिरा। मेरे हाथ पैर किसी अदृश्य ताकत ने जोर से जकड़ ली। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। जंग लगे आरे का तीखा फल मेरे पसलियों की ओर झुकने लगा। मैं चीख पड़ा और डॉक्टर ने कटाई शुरू कर दी। लेकिन दर्द नहीं हुआ, सिर्फ एक अजीब एहसास, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो, मरोड़ रहा हो, मुझे खत्म कर रहा हो। मैं देख नहीं सकता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कुछ मेरे शरीर से बाहर निकाला जा रहा था। डॉक्टर किसी अजीब भाषा में बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज सदियों पुरानी नफरत से भरी हुई थी। छत पर लगे शीशे में एक डरावना दृश्य दिख रहा था। एक काली परछाई जैसी चीज मेरी छाती से खींची जा रही थी। वो छटपटा रही थी, खुद को मुझ में बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था। थिश थिश, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था मिस्टर शेख। यह आवाज डॉक्टर की नहीं थी। यह आवाज खुद इस अस्पताल की थी। दीवारें धड़कने लगीं, रोशनी तेजी से झपकने लगी, हवा और भारी हो गई। और फिर शीशे में दूसरी परछाई नजर आई। वही नर्स, जिसके होंठ मोटे काले धागों से सिल दिए गए थे। वो डॉक्टर के ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन डॉक्टर को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं था और वो मुझे घूर रही थी। फिर धीरे धीरे उसने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने डॉक्टर की पीठ में खंजर उतार दिया। डॉक्टर ने एक घुटी हुई चीख निकाली। उसका जंग लगा आरा जमीन पर गिर गया। वो काली चीज जो उसने मेरी छाती से निकाली थी वापस मेरी तरफ लपकी और उसी पल मेरे शरीर की सारी जगड़न टूट गई। मैं झटके से ऑपरेटिंग टेबल से लुढ़क गया। ठंडी जमीन पर गिरते ही सांसें तेज हो गईं।
नर्स डॉक्टर को बार बार चाकू घोंप रही थी। उसकी हर वार के साथ खून के काले छींटे जमीन पर फैलते जा रहे थे। डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा, जैसे मुरझाती हुई लाश। ऊपर लगा शीशा तेज धमाके से चकनाचूर हो गया। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल चुकी थीं। अस्पताल कांप रहा था, जैसे वो खुद दर्द में तड़प रहा हो। मुझे यहां से निकलना था। मैं लड़खड़ाते हुए उठा, मेरी सांसें जलने लगी, और तभी मुझे एक दरवाजा दिखा। एक पुराना, जंग लगा लिफ्ट का दरवाजा। वो कभी दिखता, कभी गायब हो जाता। मुझे परवाह नहीं थी कि वो असली था या फिर कोई और धोखा। मैं उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां मेरी कलाई पर लिपट गईं। मैं जम गया। वो हाथ अस्वाभाविक रूप से ठंडा था। उसकी पकड़ किसी लोहे की बेड़ियों जैसी मजबूत थी। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और देखा, एक बच्ची खड़ी थी। उसकी खाल बर्फ जैसी सफेद, आंखें दूधिया और खाली, होंठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और फिर एक ऐसी आवाज में फुसफुसाई जो मेरी हड्डियों तक सरसराने लगी। आप जा नहीं सकते अंकल, अब आप यहीं के हैं। मेरा गला सूख गया। उसने मुझे पीछे खींचना शुरू कर दिया। उसकी पकड़ और कसती गई। पीछे डॉक्टर की कटी फटी लाश अब भी झटपटा रही थी। काले खून की एक नदी नर्स के पैरों के नीचे फैल रही थी। दीवारें दहाड़ने लगी। अस्पताल खुद को निगलने वाला था। मुझे अभी इसी पल भागना था। मैंने पूरी ताकत से झटका देकर अपनी कलाई छोड़ाई और लिफ्ट की ओर झपट पड़ा। बच्ची ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी, इतनी तेज कि मेरे कानों में सनसनाहट गूंजने लगी। वो आवाज इंसानों की नहीं थी। लिफ्ट के दरवाजे जोर से बंद हो गए, लेकिन बंद होने से ठीक पहले बच्ची का चेहरा बदल गया। एक पल के लिए वो बिल्कुल मेरी तरह दिखने लगी, और फिर अंधेरा छा गया। लिफ्ट के अंदर घुप अंधेरा था। कोई बटन नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ खामोशी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं। फिर फुसफुसाहटें वापस लौट आईं। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था, हमें सर्जरी पूरी करने देनी चाहिए थी। अब तुम कभी नहीं जाग पाओगे। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, उंगलियां बेतहाशा कांप रही थीं। ठंडी धातु की दीवारों को कसकर पकड़ते हुए मैं खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वाकई बच निकला था, या मैं और गहराई तक उनके जाल में फंस चुका था। अचानक लिफ्ट झटके से रुक गई। एक तीव्र लाल रोशनी पूरे कैबिन में फैल गई। दरवाजे धीरे धीरे खुले और मैं बाहर निकला, ठीक उसी जगह पर जहां से मैंने भागने की कोशिश की थी। मेरा दिल धक से रह गया। फिर वहीं जर्जर दीवारें, वहीं झपकती हुई रोशनी, वही व्हील चेयर जो गलियारे के आखिर में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं घबरा कर पीछे हटा, सिर जोर जोर से हिलाते हुए बड़बड़ाया, नहीं नहीं, मैंने भागने की कोशिश की थी, मैं बच गया था। एक डरावनी हंसी गूंजी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो खुद अस्पताल की थी। और फिर अस्पताल ने मुझे फिर से पुकारा, वेलकम बैक आरिफ शेख, क्या हम तुम्हारा इलाज फिर से शुरू करें? व्हील चेयर अपनी जगह से अपने आप मेरी ओर लुढ़कने लगी। पीछे का दरवाजा गायब हो चुका था। अंधेरा छा गया और उस घने सन्नाटे में किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास सरसराते हुए कहा, इस बार हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और फिर हर चीज चुप हो गई। अंधेरा सब कुछ निगल गया। मैं स्तब्ध खड़ा था, दिल जोरों से धड़क रहा था, सांसें रुक रही थीं, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। फिर एक फुसफुसाहट, चलो दोबारा शुरू करते हैं मिस्टर शेख। आवाज मेरे सिर के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई कीड़े मेरी खोपड़ी के अंदर रेंग रहे हों। सामने हल्की रोशनी टिमटिमाई। व्हील चेयर अब भी वहीं खड़ी थी, खाली, मुझे अपनी ओर बुलाती हुई, जैसे कोई भूखी अंधेरी गुफा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारा खुद मुड़ने लगा। कोई रास्ता नहीं बचा, कोई दरवाजा नहीं। मैं फंस चुका था। दीवारें पिघलने लगी और उन पर चेहरे उभर आए, मुरझाए सड़े गले चेहरे, चीखते कराहते चेहरे। वे मेरा नाम फुसफुसाने लगे, आरिफ, आरिफ, बैठ जाओ, आरिफ, उन्हें तुम्हारा इलाज करने दो। ठंडी हवा का झोंका मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। मैंने धीरे से सिर घुमाया और देखा वो नर्स, जिसके होंठ मोटे काले धागों से सिल दिए गए थे, वो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसका सिर असामान्य रूप से एक तरफ झुका हुआ, सड़े गले हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे।
मत लड़ो, उसने फुसफुसाया। डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन अब ठोस नहीं थी। मेरे पैर उसमें ढंसने लगे, जैसे मैं किसी दलदल में फंस गया हूं। व्हील चेयर अब और करीब आ चुकी थी। मैंने संघर्ष किया, दीवारों को नोचने लगा, लेकिन उन पिघलती हुई दीवारों से अनगिनत हाथ निकले। उन्होंने मुझे जकड़ लिया, मेरी बाहें, मेरे पैर, मेरी गर्दन। उन्होंने मुझे नीचे खींच लिया और फिर मैं गिरने लगा। तेज झटके के साथ जमीन से टकराया। फुसफुसाहटें अचानक रुक गईं। अस्पताल की सड़ी गली बदबू गायब हो गई। मैंने घबराकर आंखें खोली और सांस रुक गई। मैं बाहर था, एक वीरान सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ। थोड़ी दूर मेरी एम्बुलेंस खड़ी थी। अस्पताल कहीं नहीं था। ऊपर रात का स्याह आकाश फैला था, खामोश, अंतहीन। क्या यह खत्म हो गया? मैंने कांपते हुए खुद को उठाया। पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। सड़क सुनसान थी, कोई रोशनी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ खामोशी। मैं डगमगाते हुए एम्बुलेंस की ओर बढ़ा। हर सांस जैसे आग की तरह जल रही थी। दरवाजा खोला और मेरे शरीर का सारा खून जम गया। ड्राइवर की सीट पर मैं पहले से ही बैठा हुआ था, अपनी ही लाश को घूरता हुआ। खुली बेजान आंखें और होंठ काले धागों से सिल दिए गए। और फिर पीछे के शीशे में वो नर्स मुस्कुराती हुई दिखी। आखिरी चीज जो मैंने सुनी, वेलकम होम मिस्टर शेख। फिर अंधेरा सब कुछ निगल गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए।